ओढ़ लेगा, शुक्र का फल दे देगा ये तो। तब तो फिर बुध की दशा ये कारक हो गई ना। बिल्कुल। विशेष नियम से यदि हम लोग गुरुता से सोचते हैं तो पुस्तक की बातें तो सही है, पुस्तक की बातें तो सत्य है। हम भी कभी कभी आप ही लोगों के जैसे थोड़े, ये तो गड़बड़ हो गया, मिट ही नहीं रहा है। चलिए अगले सूत्र को पढ़ते हैं। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। छठे सूत्र में लिखा जा रहा है कि कर्क लग्न हो, चंद्रमा बुध शुक्र 11 में, चंद्रमा बुध शुक्र 11 में हो तो यह तो इतना ही में अपने आप बहुत अच्छा योग हो गया। चंद्रमा लग्नेश है, बुध आय से 5वें भाव के स्वामी है, शुक्र आय भाव के ही स्वामी है। अब यहाँ पे चंद्रमा लग्नेश होकर के अपने उच्च राशि में बैठ गए। आय के लिए बुध देव आय भाव के, धन भाव आय भाव के पंचम भाव के स्वामी होकर के बैठ गए, यानी कि धनेश एवं पंचमेश दोनों होकर के बैठ गए। शुक्र भी साथ में हो गए, शुक्र भी साथ, यानी कि लग्नेश भी साथ में है। लग्नेश द्वितीयेश, मतलब आय के लिए अगर हम लोग फलादेश करें तो यहाँ पर भाव में उच्च का ग्रह बैठा या तो यह तो अपने आप में सभी अच्छे योग हो गए कि नहीं हो गए जी। अपने आप में अकेला ये धनदायिनी योग हो गया है तो या तो किसी भी लग्न की कुंडली में लागू हो जाए कि एक त्रिकोण वाले ग्रह अपने आपस के ही त्रिकोण में रहते हैं तो ज्यादा वह फल दे देता है। यदि एकादश से तीसरे भाव में हो, तीसरे भाव के स्वामी यहाँ पर हो तो ये तो अपने आप को नवम पंचम का संबंध बनाएंगे ना। आय भाव के स्वामी आय भाव में ही है तो अच्छा योग हुआ। साथ में लग्न में बृहस्पति हो, 10वें में सूर्य हो, ये और उत्तम योग हो गया। तो लग्न में बृहस्पति भी अपने आप में अकेले यह संपूर्ण योग है। कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में देवगुरु बृहस्पति का होना अपने आप में संपूर्ण योग है, क्योंकि लग्न में तो उच्च के हो जाएंगे ना। 10वें भाव में सूर्य देव हो तो वे भी उच्च के हो गए। 3 ग्रह उच्च के हो गए। 7वें भाव में गुरु हो तो नीच के, 3 ग्रह उच्च के हो गए। जब 3 ग्रह उच्च के हो गए, लग्न में उच्च का ग्रह, 10वें भाव में उच्च का ग्रह, आय भाव में उच्च का ग्रह, आय भाव का स्वामी आय में ही बैठ जाए तो यह तो किसी भी लग्न में यह सूत्र उत्तम हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा, किसी भी लग्न के लिए उत्तम। लेकिन इस लग्न में सर्वोत्तम क्यों हो गया? हमारे लेखक गण ने इसी लग्न पर यह सूत्र क्यों लिखा? वह वृषभ लग्न में, मिथुन लग्न में, मेष लग्न में यह सूत्र उन्होंने क्यों नहीं लिखा? अगर मेष लग्न की कुंडली बनती है तो 1 नंबर की राशि सूर्यदेव यहाँ उच्च के, 10 नंबर की राशि यहाँ मंगल देव यहाँ उच्च के, तो दो ग्रह तो उच्च के हो गए। यहाँ 11 होता तो यहाँ शनि देव लिख देते, शनि देव के बारे में, फिर यहाँ पर पंचम भाव, तीसरे भाव के स्वामी को यहाँ बिठा देते। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ तो बात है, कुछ तो तो देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में दिग्बली होते हैं। एक तो यह दिग्बली भी हो गए, उच्च के भी हो गए। देवगुरु बृहस्पति पारदर्शी भी है, सात्विक भी है, सदाचारी भी है, पुण्यात्मा भी है, विवेकशील भी है। यह लग्न में हो गए तो व्यक्ति को उदारवादी भी बनाएंगे, क्षमाशील भी बनाएंगे, ज्ञान वाला भी बनाएंगे। अहंकार व्यक्ति के मन में नहीं रहेगा। अगर यही मेष लग्न की कुंडली होती, अगर सूर्यदेव यहाँ उच्च के होते तो व्यक्ति को अभिमानी बना सकते थे, व्यक्ति को अभिमानी बना।
और दसम भाव में यहाँ मंगल होते तो भी अपने उच्च राशि के हैं, दिग्बली है, थोड़ा यह भी बना देते। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति का लग्न में हो जाने से पंच महापुरुष योग तो वैसे ही बन रहा है, अगर दसम भाव में मंगल उसके है तो यहाँ मंगल भी दिग्बली, वहां गुरु भी दिग्बली, दोनों उच्च के हैं, उत्तम बात है। या अन्य लग्नों में तो देवगुरु नहीं हो सकता ना। अगर चंद्रमा को उच्च के यहाँ पर बिठा देंगे तो 2 नंबर की राशि यहाँ होगी, तो यहाँ 9 नंबर की राशि हो जाएगी, तो फिर दसम भाव में कोई ग्रह उच्च का नहीं हो पाएगा। अन्य लग्नों में ऐसी कंडीशन ही टर्म नहीं बन पाएगा। जी। तो कहने का मतलब यह है, यह सूत्र इस प्रकार से लागू हो सकता है कि लग्न में ग्रह उच्च का हो, दसम भाव में भी अच्छे स्थिति के ग्रह हो, दिग्बली हो, और आय भाव में आय भाव के स्वामी हो, अच्छे स्थिति के ग्रह बैठे हुए हो, तो यह अपने आप में धन योग, भाग्यशाली योग इत्यादि बनाता है। वो मीट नहीं रहा था ना, तो ये कब पूरा ऑफ करके तब। अच्छा, अब हम लोग इससे अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र में क्या कहा जा रहा है? हाँ, छठा तो हो गया, सातवां। यदि सूर्य और मंगल दशम में हो तो जातक धनी होता है, किंतु बृहस्पति की दशा मारक होती है। अब सूर्य एवं मंगल दशम में हो, कर्क लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न की कुंडली, तो कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य देव दशम भाव में उच्च के होते हैं, मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में हो जाएगा। मंगल अपने, अब कर्क लग्न की, हाँ, कर्क लग्न की कुंडली जाती 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब यहाँ पर सूर्य एवं मंगल क्या हो गए? सूर्य उच्च उच्च का हो गया है, मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में हो गया, दोनों दो दो ग्रह दिग्बली हो गए। वैसे भी कहा जाता है कि जिसके दशम भाव में सूर्यदेव होते हैं वह व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है, क्योंकि सूर्यदेव वहां पर उस भाव में दिग्बली होते हैं। दिग्बल होते हैं। कोई भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि दो तो कम से कम 2 ग्रह दिग्बली हो जाए या 2 से अधिक, उसका जीवन उत्तम व्यतीत होता है। ऐसी बातें नहीं है कि समस्याएं नहीं आती, सभी ग्रहों के अनुरूप हम लोगों का जीवन चलता है, तो 2 ग्रह के उत्तम हो जाने से पूरा जीवन उत्तम नहीं हो जाता, लेकिन कम से कम 2 ग्रह दिग्बली अगर हो जाते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं, जीवन सामान्यतः ठीक ठाक ही जाता है। किंतु बृहस्पति की दशा मारक होती है। मारक होती है, तो ऐसा क्यों? इसको कैसे समझे हम? पंचम दृष्टि गुरु जी वहाँ पड़ रही है दशम भाव के ऊपर बृहस्पति की, षष्ठेश की। हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए यह बीमारी इत्यादि दे सकते हैं, बीमारी इत्यादि दे सकते थे। इनकी दशा में स्वास्थ्य हानि हो सकती है। यहाँ तक यदि देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो, पीड़ित हो, तो इनकी दशाओं में मृत्यु तुल्य कष्ट तक हो सकती है। दसम भाव से द्वादशेष भी हो गए देवगुरु बृहस्पति। हाँ। अब अगला सूत्र में जो बतलाया जा रहा है कि बुध शुक्र
अगर 12वें भाव में हो तो शुक्र की दशा राजयोग कारक। तो इसी में हम लोगों ने पिछला जो प्रथम जो नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि 12वें भाव के शुक्र या दूसरे भाव के शुक्र अच्छे फल क्यों देते हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों की युति 12वें भाव में हो तो बुध तो स्वराशि का हो गया, बुध स्वराशि का हो गया। बुध शुक्र दोनों मित्र हैं और स्वराशि के ग्रह कभी भी बुरे फल नहीं करते। हालांकि यह विपरीत राजयोग भी बना, लेकिन यह विपरीत राजयोग प्रभावी नहीं है क्योंकि शुक्र से युति है, शुक्र चतुर्थेश भी है, इसलिए विपरीत राजयोग प्रभावी नहीं हुआ। लेकिन बुध अपने स्वराशि के हैं और राजयोग प्रदाता ग्रह जो अकेले शुक्रदेव 12वें भाव में अच्छे फल देते हैं। अकेले शुक्रदेव 12वें भाव में अच्छे फल देते हैं। अगर उस 12वें भाव के स्वामी के साथ में युक्त हो तो और ज्यादा अच्छा फल देंगे, और वह उनके मित्र भी हैं। और यहाँ बात लाभ की है, बात राजयोग यानी कि संपन्नता की है। संपन्नता आय से होता है, संपन्नता आय से होता है। तो 11वें के 5वें भाव के स्वामी से भी युक्त है, यानी कि लाभेश पंचमेश से युक्त है अपने भाव के। दो अशुभ भावों के स्वामी यदि युति बनाते हैं और अशुभ भाव में बनाते हैं तो यह भी लाभकारी योग ही बनता है। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि प्लस 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 और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू भी प्लस ना जी। तो उस नियम के आधार। अब 9वां सूत्र जो है चलिए ठीक है। 9वां सूत्र है, यदि चंद्रमा और बृहस्पति लग्न में हो तो जातक भाग्यवान और प्रसिद्ध। भाई चंद्रमा एवं बृहस्पति की युति तो अपने आप में गज केसरी योग बनता है, अपने आप में गज केसरी। और यह भी यहाँ पर लिख दिया कि लग्न में ही तो चंद्रमा स्वराशि का, बृहस्पति अपने उच्च राशि का। इससे अच्छा और क्या होगा, इससे अच्छा और क्या होगा। एक की अपनी राशि और दूसरी की अपनी उच्च राशि, यह भी दोनों शुभ हो गया। लग्न भाव व्यक्ति के स्वयं का भाव होता है तो व्यक्ति के भाव में ही हुआ, यह भी उत्तम ही है। हाँ, अगर किसी अन्य लग्नों में, लग्न में अगर गुरु चंद्रमा की युति होती है तो दोनों की स्थिति तो अच्छी नहीं होगी ना, किसी भी सूरत में नहीं होगी। अब अगर चंद्रमा अगर वृषभ लग्न हो तो चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति तो शुक्र की राशि में रहेंगे ना, उनकी तो अपनी राशि भी नहीं, उनकी अपनी उच्च की राशि नहीं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि और लग्न सर्वोत्तम जगह होता है। वही यदि इसलिए हाँ वही सप्तम भाव में वक्री गुरु चंद्र का युति हो, वक्री गुरु जो है। अतः वक्री गुरु चंद्र का युति हो तो फिर चंद्रमा वहां तो स्वराशि का नहीं होगा ना, चंद्रमा तो शत्रु राशि का हो गया ना, शनि की राशि का, फिर तो खराब फल होगा। तो फिर खराब कहां से हो जाएगा। शनि चंद्रमा को शत्रु ही मानता है, योग तो अपना प्रभावी होगा ही, लेकिन वह उतना फल तो नहीं देगा ना। अब गजकेसरी योग जो बना वह लग्न में ही बना, यानी कि व्यक्ति का जो निजी भाव है निज भाव में बना, और 7वां भाव जो है वह उसके जीवन साथी का है। अगर महिला के कुंडली के में अगर 7वें भाव में बना हुआ हो तो यह बहुत भाग्यशालिनी योग हुआ, क्योंकि 7वां भाव उसके पति का,
शादी होगा उसके बाद में उसके पति के भाग्य तुरंत बदलेंगे। अगर पुरुष के कुंडली के 7वें भाव में है तो उसके पत्नी का भाग्य बदलेगा, क्योंकि उसके पत्नी के भाव में है। वह तो प्रभावी जीवन साथी पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा जी, पड़ेगा। तो दृष्टि और स्थिति दोनों में अंतर होता है। स्थिति कार्य करते हैं और दृष्टि प्रभावित करते हैं। दृष्टि प्रभावित करते। तो यहाँ तो गुरु निर्बली भी हो गए ना, दिग्बली तो रहे नहीं, और नहीं, दिग्बल भी नहीं रहे, और नीच के भी हो गए, नीचे तो इसका असर तो कम ही होगा। हाँ कम होगा, हाँ कम होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। और एक अपने उच्च राशि में बनना और अपने नीच राशि में बनना। अब अगर वहां लग्न में बनता है तो अगर उच्च राशि का है तो हंस महापुरुष योग भी तो, हंस महापुरुष योग, लेकिन 7वें में तो हंस महापुरुष योग नहीं। लेकिन गुरु जी, अगर गुरु वहाँ वक्री है तो वो तो उसके फल देगा फिर। हाँ, उच्च के फल देगा, उच्च के फल देगा, लेकिन हंस योग तो नहीं बनेगा ना। हंस योग नहीं बनाएगा ना, हंस योग वक्री गुरु है जी, हंस योग नहीं बनाएगा। तो हंस योग, अब जहां दो योग बन रहे हो वहां का फल और एक योग बन रहे हो वहां का फल में अंतर हो जाएगा कि बराबर ही रहेगा? अंतर होगा, अंतर हो जाएगा। दृष्टि से योग का निर्माण होता है लेकिन उतना नहीं होता। तभी तो हमारे सभी जातक शास्त्रों में यह लिखा गया है कि यदि गुरु भले मंगल बुध गुरु शुक्र या शनि कोई भी ग्रह अपने उच्च राशि या स्व राशि का केंद्र भाव में हो तो पंच महापुरुष योग में से एक योग बनता है। जैसे मंगल का रोचक योग हुआ, बुध का भद्र योग हुआ, गुरु का हंस योग हुआ, शुक्र का मालव्य योग हुआ, शनि का शश योग हुआ। ये तो किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया है कि यदि केंद्र भाव में पड़े हुए अपने उच्च राशि को देखे तो रोचक योग होगा। अगर मंगल अपने उच्च राशि को देख ले तो रोचक योग का निर्माण होगा। यदि मंगल की उच्च राशि केंद्र में पड़ी हो और वह अपने उच्च राशि को यदि देखता है, केंद्र में पड़े हुए उच्च राशि को या स्व राशि को या अपने मूल त्रिकोण राशि को, तो रोचक योग का निर्माण होता है। ऐसा तो नहीं लिखा गया ना, या कभी कोई गुरुजनों ने तो नहीं कहा ना। अब उस राशि में होंगे तभी महापुरुष योग बना। यानी कहने का मतलब यह है कि दृष्टि का भी प्रभाव होता है, यानी कि वह बनाने का प्रयास करते हैं परंतु स्थिति कार्य करते हैं। स्पष्ट। हाँ अंजलि जी, बोला जाए। गुरु जी, ये नीच के जो गुरुदेव हैं वक्री हैं, उच्च का फल देंगे ये? हाँ, उच्च का फल देंगे। तो ये पंच महापुरुष योग का फल क्यों नहीं देंगे जब ये उच्च का फल दे? तो लेकिन राशि उनकी नहीं है ना, नीच की राशि अलग है, दूसरी है। हाँ गुरु जी, वो तो पता है कि राशि अलग है, हाँ। और जब अच्छे फल देने वाले हो गए तो वो योग क्यों नहीं बना रहे? नहीं बनाएंगे क्योंकि वो राशि ही नहीं है उनकी। अब उच्च के जैसे फल देने वाले हो गए, वह उच्च के जैसे फल देंगे जी, जैसे हो गए उसके जैसे, उसके जैसे वे नहीं हो जी। हाँ, वे नहीं। अब मान लीजिए कि मैं लक्ष्मीकांत तिवारी अपने आप में ठीक है। अब हमारे अंदर में जो गुण है, हम कितना भी जीवन भर आपको पढ़ाते रह जाएंगे तो हमारे जैसे तो आप हो सकते हैं, लेकिन हमारे तरह हो जाए मुमकिन नहीं है। हाँ जी, मुमकिन नहीं है गुरु जी। गुरु पूरे ही होता है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे जिस बात जी, ये मुमकिन नहीं है जी। ये मुमकिन नहीं है गुरु जी। गुरु की आइडेंटिटी गुरु की होती है जी गुरु, लेकिन समझ आ गया अब। अच्छा, तो हम लोगों ने 9वें सूत्र को पढ़ा, 10वें सूत्र को पढ़ते हैं। 10वें में लिखा है कर्क राशि का चंद्रमा लग्न में हो और सप्तम में मकर का मंगल हो तो राजयोग। अब देखिए यहाँ चंद्र मंगल योग बना,
और मंगल भी अपने उच्च राशि में, उच्च राशि का। और चंद्रमा भी अपने स्वराशि का। मंगल रूचक योग भी बना दिया महापुरुष योग, चंद्रमा अपने स्वराशि का है। तब तो यह भी तो कोई खास वैसी बात नहीं है जो समझ ना आ सके हम लोगों को। हाँ अपर्णा जी बोला जाए। पर गुरुजी इसमें चंद्र मंगल योग कैसे होगा, क्योंकि मंगल तो दृष्ट कर रहा है चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा तो दृष्ट नहीं कर रहा ना मंगल को। तो चंद्रमा लगन में ये- बैठा हुआ है, हाँ, पर यहाँ चंद्रमा लगन में बैठा है, मंगल 10वें घर में बैठा, सप्तम एक सप्तम मिनट, भाव में। सप्तम में। ओ सॉरी, मेरे को 10वां लगा, सॉरी ओके, मुझे यहाँ तो 10 10वां लग रहा है। ठीक है गुरुजी। हम कर्क का चंद्रमा लग्न में हो, सप्तम में मकर का मंगल, तो अब यह उतनी वैसी बात नहीं है कि इसको हम लोग कर्क का चंद्रमा लग्न में मकर का मंगल यहाँ हो गया, दोनों एक दूसरे को थे। और चंद्रमा लग्नेश लग्न में है और 7वें भाव में रूचक योग बन रहा है। यदि महिला की भी कुंडली है तो पति के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पति यह योग तब पति पर चला जाएगा। अब यहाँ पर योग हो गया क्यों, ये तो सबसे ज्यादा अच्छा हो गया क्योंकि यहाँ पर मंगल की नीच की दृष्टि पड़ी, तो साथ में चंद्रमा यहाँ पर है, नीच की दृष्टि भी भंग हो गया, लग्न पर नीच की दृष्टि भंग हो रही है, यह भी एक प्रकार का राजयोग हो गया। तो दो राजयोग कंसल्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, अब इसके अलावा 11वें सूत्र में क्या लिखा जा रहा है कि कर्क का चंद्रमा लग्न में हो, चौथे में तुला राशि का शनि हो, तो राजयोग होता है। यह भी अपने आप, ये तो सब किसी भी लग्न में यह लागू होता है, सभी लग्नों में यह लागू होता है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कर्क लग्न का चंद्रमा लग्न में हो, यानी कि लग्नेश लग्न में हो और चतुर्थ में तुला राशि का शनि हो, और चतुर्थेश चौथे भाव में। लग्नेश लग्न में हो और चतुर्थेश चौथे भाव में, यहाँ भले चौथे भाव के स्वामी नहीं है, लेकिन जिस भाव में उच्च का ग्रह होता है, वह जिस भाव में उच्च का ग्रह होता है उस भाव का फल स्वगृही से ज्यादा हो जाता है। अगर कोई ग्रह स्वगृही हो, उस भाव का फल, या जिस भाव में कोई ग्रह उच्च का हो उसका फल, दोनों ही फल एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग। तो उच्च वाले थोड़े ज्यादा फल देंगे शुभ, लेकिन स्वगृही वाले भी तो नुकसान नहीं देंगे ना, वो भी तो अच्छे ही फल देंगे, थोड़ा कम देंगे। अगर उसी भाव में उच्च का कोई ग्रह है तो ज्यादा फल देंगे। तो पंच महापुरुष योगी तो बनेगा गुरु जी। हाँ ठीक है, वह तो बाद में चर्चा कर लेंगे। तो अगर लग्नेश लग्न में हो और चतुर्थेश चौथे भाव में हो तो अच्छा योग है। लेकिन इसमें चतुर्थेश तो नहीं लिख रहे, इसमें शुक्र की राशि लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, तो अब उसी पर आते हैं। अब पुस्तक क्या लिख रहा है उस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग जो चर्चा करें उस पर आ जाए। यदि लग्नेश लग्न में हो और चतुर्थेश चौथे भाव में हो तो क्या अच्छा योग बना या बुरा योग बना? अच्छा योग बना। अच्छा योग। यदि लग्नेश लग्न में हो और चौथे भाव में उच्च का ग्रह हो तो फिर क्या होगा? शनि के अलावे दूसरा भी और कोई ग्रह हो किसी अन्य लग्न में, वो भी अच्छा होगा। वो भी अच्छा हो। चौथे भाव का स्वामी लग्न भाव का स्वामी लग्न में हो और चौथे भाव में कोई भी ग्रह उच्च का हो, ये भी अच्छा योग हो। लेकिन अब चतुर्थ लग्नेश लग्न में है और शनि चौथे भाव में तुला राशि के हैं तो उच्च के हो गए। अब यहाँ पर उच्च के भी हैं और ससयोग भी बना, तो और अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया। अब 12वां सूत्र है, यह भी हल्का ही है। 12वां सूत्र में लिखा जा रहा है कि कर्क लग्न हो, लग्न में चंद्रमा, यानी कि लग्नेश लग्न में हो और दशम में मेष का सूर्य हो तो राजयोग कारक है।
यानी कि लगने से लग्न में हो और 10वें भाव में मजबूत स्थिति का कोई भी ग्रह हो। यहाँ तो उच्च राशि का है। सूर्यदेव दिग्बली भी है तो थोड़ा ज्यादा लाभकारी हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए विशेष है। लेकिन यहाँ इस सूत्र की व्यापकता क्या है कि लगने से लग्न में हो और 10वें भाव में अच्छी स्थिति के ग्रह हो तो भी यह अच्छा फल देने वाला हो गया। अब स्थिति जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा बड़ा योग होगा। क्या हमारी बातों को शायद आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? जी समझ गए। अगर मंगल भी यदि यहाँ है तो फिर अच्छे फल और बढ़ जाएगा फल। हाँ, तब भी अच्छा फल, क्योंकि कैसी का योग भी पीछे आ गया वो। हाँ, वो तभी अच्छा फल, क्योंकि मंगल भी दिग्बली है, अपने मूल त्रिकोण राशि में भी है राशि में भी है जी, और अच्छी स्थिति हो गई, रोचक योग भी बना। बुध और बृहस्पति 11 में हो, शनि राहु पंचम में हो तो राहु की दशा में गंगा स्नान इत्यादि शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस सूत्र को हम लोग कैसे समझे? तो गुरु बुध 11वें में हो, शनि तथा राहु पंचम में हो, तो बुध गुरु अगर 11वें में अगर होंगे, उनके कुंडली ही बनाते हैं, बुध गुरु 11वें में, बुध देव एवं गुरुदेव 11वें में, पंचम में शनि राहु पंचम में, यहाँ केतु भी हो जाएंगे तो हालांकि केतु की चर्चा नहीं, तो राहु की दशा उत्तम हो जाती है, राहु की दशा उत्तम हो गया। अब यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति भी 6ठे भाव के स्वामी, बुध देव 12वें 3रे भाव के स्वामी, शनि अष्टमेश है, यानी कि यह राहु खष्टेश, अष्टमेश एवं द्वादशेश तीनों से प्रभावित है। तो तृतीय है वो भी तो बुरा फल प्रदाता ही है, लेकिन कम से कम 6ठे 8वें 12वां तीनों तो मिल गया ना। तो राहु देव क्योंकि छाया ग्रह है तो जिस ग्रह के प्रभाव में होंगे उसी के जैसे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव के भी कारक हैं, लेकिन ये खष्टेश भी है, यह बीमारी देने के लिए खष्टेश है, बीमारी देने के लिए खष्टेश, लेकिन धार्मिक कार्यों के भी तो कारक है। इनको तो पाप छू भी नहीं सकता ना, इनके मन के अंदर तो वैमनस्यता आ नहीं सकती ना, क्योंकि ये तो देवताओं को शिक्षा देने वाले ग्रह है। तो गुरु की जो दृष्टि 8वें राहु पर पड़ रही है, इसी के कारण कहा जा सकता है शनि भी संन्यास के कारक हैं, शनि भी संन्यास के कारक हैं, तो संन्यास तो पूजा पाठ की तरफ बढ़ावा देता ही है। इस सभी गुण धर्मों को लेकर कहा गया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो राहु 6ठे 8वें 12वें तीनों के स्वामी। अब किसी कुंडली में यदि यह सूत्र बन रहा हो किसी जानकारी व्यक्ति के कुंडली में, तो विशेष रूप से देखा जा सकता है। सभी सूत्र का विश्लेषण कोई एक व्यक्ति कर ले, यानी कि पूरे की सभी पुस्तक, किसी भी एक पुस्तक के संपूर्ण शब्दों का विश्लेषण कोई एक व्यक्ति कर ले, यह संभव ज्योतिष में नहीं। ज्योतिष में यह बातें संभव नहीं है। तो कुछ अपने विवेक का भी इस्तेमाल हम सबों को करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु अच्छी लगी होगी और
कल से हम लोग, कल तो खैर अभ्यास कक्षा है, कल की अभ्यास कक्षा में हम आज ही कुंडली शेयर कर देंगे। अभ्यास कक्षा होगा शत्रु बाधा योग, शत्रु बाधा योग। बाधा योग एवं उपाय। हमने कुंडली बना लिया है लेकिन हमने शेयर नहीं किया है, अब कर देंगे, आज ही करेंगे। और कल की अभ्यास कक्षा और सोमवार के दिन हो सकेगा तो समूह को देखेंगे खूब बढ़िया से। यदि समूह में वैसे प्रश्न होंगे कि हाँ जिस पर कक्षा आयोजित की जा सके, तो सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन आप लोगों के द्वारा सुझाए गए विषय वस्तुओं के आधार पर क्लास होगी। क्योंकि सप्ताह के शुरू के दिनों में समूह में पूछे गए सवाल के आधार पर कक्षा होनी ही चाहिए।